Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So here is your host जो कि एक बनी बनाई खीर के साथ आपके सामने हाजिर है। एज बीइंग पाकिस्तानी हम लोगों को बनी बनाई खीर, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में नोट्स कहते हैं, बहुत पसंद होती है और मैं तो इधर आई हूँ विद अ स्पून ताकि आप आएँ और बस खाएँ। मेनली मैंने सो टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 33 इन गाइडन विच इज़ रेड ब्लड सेल्स एनीमिया एंड द पोलिसाइटीमिया। मेनली मैंने क्या किया है, मैंने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह गो थ्रू किया, मैंने उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया और फिर मैंने उनको एक नोट्स बनाए हैं अपनी आसानी के लिए और अपने प्यारे बहनों और भाइयों की आसानी के लिए। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ रेड ब्लड सेल। हमें पता है रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं और रेड ब्लड सेल्स का मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हेमोग्लोबिन है। यहाँ पे एक पॉइंट राइज होता है कि जो हेमोग्लोबिन है, व्हाई इज दिस विद रेड ब्लड सेल? ये प्लाज्मा में भी हो सकता था, ये वाइट ब्लड सेल में भी हो सकता था, तो हेमोग्लोबिन क्यों है रेड ब्लड सेल के साथ? सो द आंसर इज, जब किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो ये स्मॉल पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से फिल्ट्रेट कर देती है और वो यूरिन में चले जाते हैं। हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम नहीं चाहते कि ये हमारी बॉडी से जाए क्योंकि इसके बगैर हम नहीं जी सकते, तो इसलिए हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के साथ मिल जाता है। जब हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर मिलता है तो भाई इससे जो रेड ब्लड सेल है वो तो एक लार्जर पार्टिकल है, तो लार्जर पार्टिकल वो नहीं निकल सकता, फिल्ट्रेट नहीं हो सकता, इसलिए रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन हमारा रेड ब्लड सेल के साथ है। ये अक्सर कोई क्वेश्चन सर वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो मेजर फंक्शन है वी नो कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, पर अक्सर जो वाइवा में टीचर्स वगैरह होते हैं वो मेनली सुनना चाह रहे होते हैं बफर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग हमेशा स्टार्ट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से करते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में है, लेकिन हम बफर सिस्टम भी अंदर, इसका अदर फंक्शंस ये हैं कि अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी करता है और बफर सिस्टम की भी करता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे शेप के बारे में। तो रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो बाइकनकेव होती है ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज इज 7.8 माइक्रोमीटर एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द प्रोटीन्स आर स्पेक्ट्रिन एंड काइटिन एंड द प्रोटीन 3। द नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आता है और इजी है। 5.2 मिलियन मेल्स में एंड 4.7 मिलियन इन फीमेल्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज हीमोक्रीट। व्हाट इज हीमोक्रीट? हीमोक्रीट होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर सिर्फ रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो उसके अंदर ब्लड में रेड ब्लड सेल की कितनी परसेंटेज है, कितनी रेशियो है, तो उसको हम लोग कहते हैं हीमोक्रीट। तो हमारी ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो परसेंटेज है वो 40 to 45% है। ओके, अब हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन की कितनी परसेंटेज है? तो उसके अंदर 16 पॉजिटिव नेगेटिव 2 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में है और 16 पॉजिटिव नेगेटिव 2 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में है, 14। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है हमेशा कि यहाँ पे ग्राम है, अक्सर हम मेजरमेंट्स मिलीग्राम में लेते हैं और हम लिख के तो मिलीग्राम आ जाते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं भाई क्यों गलत किया, हमारा सर की गलती होगी। ऐसी बात नहीं है भाई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे मिलीग्राम लिखाते हैं ग्राम की जगह, तो ये पॉइंट जहन में रखना है आप लोगों ने। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन क्या है? साफ ज़ाहिर है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही हमारे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ट्राइमेस्टर्स हम टाइम पीरियड्स की बात करते हैं कि पहला ट्राइमेस्टर आई थिंक 1 to 12 वीक्स और इस तरह करके 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं, 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो योक साइड पर होती है। ओके, जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है वो होती है लीवर में होती है, स्प्लीन में होती है और बोन मैरो में भी कुछ हद तक लिटिल अमाउंट। ओके, और लास्ट ट्राइमेस्टर में सारी की सारी ही शिफ्ट हो जाती है बोन मैरो की तरफ। सो हियर द पॉइंट अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द येलो बोन मैरो एंड द रेड बोन मैरो? मेनली इनके अंदर कोई डिफरेंस तो होगा, तो जो अगर हम जहन में स्ट्रक्चर लाएँ भी, सोच लाएँ, तो जो येलो बोन मैरो होती है ये लगता है कि उसके अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होती है और ऐसी ही बात है। और रेड बोन मैरो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है और ये हमारी सोच भी यही कहती है और बात भी यही है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेजेस क्या है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की, जो स्टेजेस क्या है। मेनली इसकी जो स्टेजेस है ना रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की बात करें तो वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है,
बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, पॉलीक्रोमैटिन एरिथ्रोब्लास्ट है, ऑर्थोक्रोमैटिन एरिथ्रोब्लास्ट है, रेटिकुलोसाइट्स एंड द एरिथ्रोसाइट्स है। सो हमारी बॉडी के अंदर ना जो प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स की प्रोडक्शन होती है ना वो इन्होंने करनी होती है। ओके, ये क्या करते हैं, ये उसके बाद जिस भी किस्म के सेल होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करनी है, एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन करनी है, तो हम लोग क्लोनरी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स से करेंगे तो वो एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह अगर हम लोगों को मेगा कैरियोसाइट्स की करनी होगी तो वो क्लोनरी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स साइट्स में चला जाएगा। कहाँ से जाएगा, प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। ओके, अब हमने क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स की करनी है तो इसलिए ये क्लोनरी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स में जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो हमारी मेनली हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना, वो इस स्टेज पे होती है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। और जो हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन एंड कहाँ पे होती है, तो वो रेटिक्यूलोसाइट्स में होती है। और रेटिक्यूलोसाइट्स ही वो साइट है जहाँ पर, वो स्टेज है जहाँ पर जो सेल है वो हमारा बोन मैरो को, BM इज द बोन मैरो इन माय लैंग्वेज, तो बोन मैरो से लीव करेगा और वो एंटर हो जाएगा ब्लड में। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स से एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे, और एरिथ्रोसाइट्स हमें पता है कि 120 डेज होते हैं, जिनको हम 4 मंथ भी कंसीडर करते हैं, 4 मंथ कहते हैं। ओके, सो गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज मेनली होती है टिश्यू ऑक्सीजनेशन की वजह से। टिश्यू ऑक्सीजनेशन का क्या मतलब, टिश्यू ऑक्सीजनेशन का ये कि जब हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है कम, तो हमारे टिश्यूज़ को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ताकि रेड ब्लड सेल, एज वी नो कि एक रेड ब्लड सेल अपने साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन होती है, और हेमोग्लोबिन 4 हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का अपने साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करता है। तो इसलिए वन रेड ब्लड सेल्स कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विद इट। सो अगर हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ताकि रेड ब्लड सेल इंक्रीज हो, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो, और हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो। मेनली अगर हम बात करें तो कोई भी पूछेगा कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो किस वजह से होती है, तो पहला पॉइंट यही है कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन की वजह से। अगर टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया इज द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तो फिर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोन मैरो डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियस बात है, अगर एक तरफ से बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हुई है तो दूसरी बोन मैरो पे ज़्यादा बर्डन होता है, और वो इंक्रीज करती है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को। नंबर 3 इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम कहीं एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें सफोकेशन होती है। तो क्यों होती है सफोकेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड ये भी नहीं कि हम अपने टेरेस पे जाके खड़े हो जाएं और हम कहें कि सफोकेशन क्यों नहीं हो रही है, हम तो एल्टीट्यूड पे आए हैं। भाई नहीं, एल्टीट्यूड यहाँ पे हो रही है 14,000 to 17,000 फीट की बात, ना कि आपके घर के टेरेस की बात। ओके, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन का लेवल कंपनसेट हो सके। नेक्स्ट इज वेरियस डिजीजेज। बहुत डिजीजेज में जैसे कि हम अल्सर वगैरह की या किसी की बात कर लें तो क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर तो लेवल पूरा है, लेकिन क्या होगा, जो हमारा टिश्यू है ना वही नहीं एब्जॉर्ब कर रहा होता ऑक्सीजन, जिस वजह से फिर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टिश्यू को कोई मसला हो रहा था यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, यार ये सारे फैक्टर होंगे तो सही, लेकिन ये डायरेक्ट जाके मतलब डायरेक्ट जाके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन तो नहीं ना करते। तो यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा जो कि आगे जाके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, तो एरिथ्रोपोइटिन 90% तो भैया हमारी किडनी करती है, क्योंकि हमारी किडनी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, अब किडनी के किस पार्ट में, किडनी के इनकॉर्टेक्स में और आउटर मेडुलरी पार्ट में रिलीज होती है ये एरिथ्रोपोइटिन। ओके, लेकिन 10% दूसरे ऑर्गन्स भी करते हैं, जिनमें हम लीवर वगैरह ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैच्योरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो मैच्योर किस तरह उनको करते हैं। तो 2 यहाँ पे फैक्टर है मेनली, एक है विटामिन B12, दूसरा हमारे पास है फोलिक एसिड। ठीक है, तो अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो क्या होगा भाई, इनमें से अगर किसी एक की भी कमी हो जाएगी ना, तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा उनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा 120 डेज से। ऑब्वियस बात है, अगर 120 डेज से उनका लाइफ स्पैन कम होगा तो वो रैप्चर वगैरह जल्दी हो जाएंगे, तो
फ़ायदा है रेड ब्लड सेल्स का जो अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही चले जाए हमारी बॉडी में, फिर इसका कमी हो जाएगी ना। तो इसलिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है ताकि हमारे मैचुरेशन रेड ब्लड सेल को मैच्योर करते रहे और रेड ब्लड सेल अपने टाइम से ही रेप्चर और सारे काम फंक्शनिंग उनकी ठीक होती रहे। अब ये विटामिन B12 भाई आता कहाँ से है? तो जो विटामिन B12 है ना, ये आता है हमारे फूड से। फूड से किधर जाएगा? स्टमक में। अब स्टमक में हमें पता है कि एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं। एसिडिक सिक्रीशन से अगर विटामिन B12 उधर डैमेज हो गया तो वही बात होगी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स मैच्योर ही नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा जो स्टमक है वो एक फैक्टर रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर समझ लो कि विटामिन B12 को समझ लेता है कि भाई मैंने अब इसकी हिफाजत ही करनी है और इसको अपने मंजिल तक ही पहुँचाना है, चाहे जो मर्जी हो। तो ये विटामिन B12 को अपने साथ ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं टुवर्ड द ड्यूडिनियम जाते हैं, फिर जुजिनियम में, और फाइनली जब ये इलियम के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से ये विटामिन B12 कहते हैं चलो भाई अब तुम जाओ, जाते बनो। तो विटामिन B12 ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में, और ब्लड से ये हमारे जिस तरह बॉडी में ब्लड ट्रैवल होता है साथ साथ ये भी ट्रैवल होता है। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर रेड ब्लड सेल्स एनीमिया एंड द पोलिसाइटेमिया। नेक्स्ट इसका जो है वो हिस्सा वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद